जमीन खरीदने की आज इजाजत बाहर वालों को, नौकरी पे अप्लाई करने वाले की इजाजत बाहर वालों को। तब हम कुछ नहीं मांगते मां सिवाय ये कि आप हमारे साथ इंसाफ करिए। क्या ये हकीकत नहीं है कि 5 अगस्त 2019 दो यूनियन टेरिटरी कायम हुए? जम्मू कश्मीर एक रियासत में से दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बने, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। मुझे बताइए ना, आप जमीन के मामलों में, नौकरी के मामले में, स्कॉलरशिप के मामले में, स्टेट सब्जेक्ट के मामले में, इन दोनों के लिए अलग अलग कानून थे। जब हमें कहा गया था कि 5 अगस्त 2019 370 को हटाने का मकसद यह था कि एक मुल्क में एक ही निजाम चलना चाहिए, तो फिर एक रियासत में दो अलग अलग निजाम क्यों? क्या हमारे बच्चों का वो हक नहीं है जो लद्दाख के बच्चों का है? अगर लद्दाख के बच्चों के लिए नौकरियां स्टेट सब्जेक्ट के तहत रिजर्व है, अगर करगिल लेह के लोगों के लिए उनकी जमीनें महफूज रखी गई हैं स्टेट सब्जेक्ट कानून के तहत, अगर उनके स्कॉलरशिप, अगर उनका वोटिंग राइट वगैरह सारा महफूज रखा गया है पुराने 370 के स्टेट सब्जेक्ट कानून के तहत, तो फिर हमें वो कानून क्यों नहीं? हम बड़ा चढ़ा के तो नहीं मांगते। हम कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को यूटी बने, उनके साथ बराबर का सलूक करिए। यहां बराबर के सलूक मांगने पे भी उंगलियां उठाई जाती हैं। यहां पे आज एक अजीब सा माहौल बन गया है। यहां पे आईन पे बात करने वालों लोगों को भी आज एंटी नेशनल करार किया जाता है। हम लोग जिन्होंने कभी बंदूक का साथ नहीं दिया बल्कि बंदूक के शिकार हुए, मैं अगर गिनना शुरू करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने मेरे साथी पिछले 30-35 साल में गोली और बम के शिकार हुए, तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे मुझे। और मेरे साथी कुर्बान हुए क्योंकि हम मुल्क के साथ धोखा करने के लिए तैयार नहीं थे, मुल्क के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं थे, बंदूक का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कभी अपने हकूक हासिल करने के लिए लोगों को गुमराह नहीं किया, हमने पत्थर नहीं उठाए। फारूक अब्दुल्ला वो लीडर है जिन्होंने 87 में जब बंदूक की शुरुआत हो रही थी हजरत बल में तकरीर की और उस तकरीर में कहा कश्मीर के नौजवानों को कि अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है मुझे बताओ, मैं बैठ जाऊंगा, आप किसी और को लाओ, लेकिन ये बंदूक मत उठाओ, इस बंदूक में सिर्फ और सिर्फ हमारी तबाही लिखी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत उस बड़े लीडर जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने की है, जिनको इतिहास में यह दर्ज है। लीबिया में कॉन्फ्रेंस थी, चीन के बड़े लीडर चू एन लाई, उन्होंने शेर कश्मीर को कहा कि हम आपको बंदूक देंगे, आप ले लीजिए कश्मीर और बंदूक में उसका इस्तेमाल करके अपने आप को आजाद करिए हिंदुस्तान से।
और लीबिया के लीडर बेन बेला ने शेर कश्मीर को वहीं पे त्रिपोली में एक कब्रिस्तान की तरफ लिया और शेर कश्मीर को कहा, वो कब्र देखते हो, वो मेरे बेटे की कब्र है, मेरा बेटा इन्हीं बंदूकों का शिकार हुआ। अगर कश्मीर में बाप अपने बेटे को कब्र में सोते हुए देखना चाहता है तो बंदूक इस्तेमाल करिए। और शेर कश्मीर ने अपनी जिंदगी में कभी भी उस बंदूक को जम्मू कश्मीर में आने पे कभी भी किसी को इजाजत नहीं दी। आज जब हम आईनी लड़ाई की बात करते हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की बात करते हैं, तो बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि हम पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। बहुत आसान है आज इन बीजेपी वालों के लिए, इनको हर मुसलमान और बिलखसूस हर जम्मू कश्मीर का मुसलमान इनको पाकिस्तानी ही नजर आता है। पता नहीं हमें क्या करना होगा इनको साबित करने के लिए ना कि हम उस मुल्क के साथ है ही नहीं। हमने तो 47 में इस मुल्क के साथ रिश्ता जोड़ा और तब से लेके आज तक खून की कुर्बानियां देते आए इस रिश्ते को कायम और दायम रखने के लिए। हमने सिर्फ यही कहा कि आप उस रिश्ते को मुमकिन बनाने के लिए जो वादे जम्मू कश्मीर के साथ किए गए थे, जिन वादों को आईनी शक्ल पहनाया गया 370 के तहत, इनको बचा के रखें। तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं हम? क्या धोखा दे रहे हैं हम? और उसका फायदा हमने नहीं लिया, उसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों ने लिया, चाहे वो लैंड टू टिलर के तहत हो, चाहे रहबरे तालीम के तहत हो, चाहे रोशनी के तहत। जब हमसे लिया गया तो वही तो मैं कहता हूं ना बार बार, लेने के बाद मिला क्या यहां के लोगों को? मुझे बताइए ना, पिछले 2.5 साल में कौन सा नया कारखाना यहां रामबन की सरजमीन पर लगा? कौन सी नई फैक्ट्री खुली? चलिए ना, रामबन छोड़िए, मैं जम्मू चलता हूं, मुझे जम्मू में बताए ना कौन सा नया बड़ा कारखाना खुला। कठुआ से लेके सांबा, सांबा से लेके बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू, जो भी कारखाने लगे वो 2018 से पहले लगे, नया कुछ नहीं आया। जो भी रोजगार यहां के नौजवान जो भी लगा उससे पहले लगा। जो भी जमीनें यहां दी गई उससे पहले दी गई। तभी तो यहां के लोग आज एक मायूसी के शिकार है। लेकिन मैं आप सबों को इस स्टेज से यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो इस मायूसी का भी हम इलाज करके इस रियासत को दोबारा ठीक कर देंगे। नहीं होने देंगे हम इनकी साजिशें कामयाब, जो यहां लोगों का बंटवारा चाहते हैं। देखिए स्टेज की तरफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात नहीं है जिसने कभी मजहब के बुनियाद पर वोट मांगा हो। अगर वोट मजहब के बुनियाद पर मांगा होता तो प्रोफेसर डॉक्टर चमन लाल जी कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए यहां से नहीं बनते। हम सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई इस लड़ाई में हमारा साथ दे। अब कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता
और उनसे हम भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। लेकिन कुछ बड़ी पार्टियों से हम उम्मीद रखते हैं कि उस लड़ाई में मिलके हमारा साथ देंगे, क्योंकि 370 सिर्फ जम्मू कश्मीर की विरासत नहीं है। 370 अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की विरासत नहीं है। ये अगर विरासत है तो इस मुल्क के सबसे पहले वजीर आजम जनाब पंडित नेहरू साहब की भी विरासत है। तो हम चाहते हैं कि हर कोई सही सोच रखने वाला बाशिंदा और सही सोच रखने वाली सियासी तंजीम वो इस लड़ाई में हमारा साथ दें, ताकि इस रियासत को हम इस दलदल से निकालें और इस रियासत को दोबारा तरक्की के रास्ते पे हम लाएं, जिसमें अमन, भाईचारा, तरक्की और कामयाबी जो है वो हम यहाँ घर घर तक पहुँचाएं और यहाँ के लोगों के चेहरों पे हम दोबारा मुस्कुराहट कायम करें। लड़ाई मुश्किल आसान नहीं है, लेकिन कोई भी सही चीज हासिल करना वो कभी आसान नहीं होता। मैं अपने तमाम साथियों का तहे दिल शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इन दिनों में मुझे यहाँ पे मौका दिया आप सबसे मुलाकात करने का, आप सबको सुनने का और अपने कुछ ख्यालात आपके सामने रखने का। मैं आपको यकीन दिलाता कि हम आपकी लड़ाई लड़ते हुए रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, चाहे वो आपके बच्चों के रोजगार के लिए हो, चाहे वो यहाँ के भाईचारे के लिए हो, चाहे वो यहाँ के अमन के लिए हो, चाहे वो यहाँ की तरक्की के लिए हो। इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी हमें दोबारा यह मुलाकात का मौका हासिल होगा, मैं अब अपनी बात यहाँ खत्म कर